हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। आज हमारे क्रैश कोर्स जेईई मेंस 2025 का सेकंड डे है और आज हम करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें से आपके जेईई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चंस भी आते हैं और ये जेईई के हिसाब से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर के हम सारे बेसिक और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर करें। जितना भी हो पाएगा आज की वीडियो में हम करेंगे और बाकी जो रह जाएगा वो हम सेकंड वीडियो में यानी कि डे 3 पर कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि ये कंप्लीट हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आइसोमेरिज्म क्या होता है। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका वो कंपाउंड दिखाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम हो, बट डिफरेंस हो किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, और दूसरा उनकी अरेंजमेंट में। तो ये सब पे बारे में हम बात करने वाले हैं। और हाँ, IUPAC नेम भी उनका सेम नहीं होगा, अलग होगा। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आइसोमेरिज्म कई टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 पार्ट्स में देखा जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में हम पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल, पोजिशनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। मेन बेसिकली हमारा आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही रहने वाला है और हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेर, कन्फर्मेशनल। बेसिकली हम इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इस पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपका कोई कंपाउंड है ये CH3 CH2। हम पिछली क्लास में IUPAC नेमिंग पढ़ चुके हैं, तो वी नो दैट इट इज ब्यूटेन, वी नो दैट इट इज ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं CH3 CH2 CH हुआ एक्चुअली, हाँ CH3, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या कोई डिफरेंस आया इसमें? एक बार चेक कीजिए। हाँ, अरेंजमेंट में डिफरेंस जरूर हो गया है, हमने उसे चेंज कर दिया है, लेकिन क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं। देखो यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, C4H10। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इसको लिखने में, इसकी अरेंजमेंट में। उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। यह बेसिकली हमारा चेन आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। और चेन आइसोमेरिज्म आपके 4 या 4 से ज्यादा वाले ही दिखाते हैं। आगे हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली आपके कौन से कंपाउंड दिखाने वाले हैं? वो कंपाउंड दिखाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ हो? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने नहीं छेड़ा पूरे को, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को, लेकिन हमने ये वाली जो चेन थी इससे पहले वाली, उसमें अरेंज कर दिया, यहाँ पर से उठाकर यहाँ ले आए। ये देखो, इसी को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सिंपली मैंने एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी आपको दिया था। देखिए ये वाला है, जैसे पेंटेन को हमने इस टाइप से लिख दिया, तो ये बहुत सिंपल होता है चेन आइसोमेरिज्म। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू पेंटेन कहते हैं इसको, न्यू कार्बन है, न्यू पेंटेन 3 डिग्री। तो चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका जो कार्बन का अरेंजमेंट है, चेन अरेंजमेंट है, उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। उसको हमने चेंज करा कैसे? कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज ना हो, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट चेंज हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म? अब आप पूछेंगे कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो चेन आइसोमेरिज्म के बारे में तो हमने बात कर ली थी। पोजिशनल आइसोमेरिज्म आपका वो कंपाउंड्स दिखाएंगे जहां पर सब कुछ सेम हो, अरेंजमेंट भी सेम हो, लेकिन हम उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा या डबल बॉन्ड होगा उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला एग्जांपल, यहाँ अल्कोहल हमारा था फर्स्ट पोजीशन पे, मैंने इसे उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, तो क्या वो चेंज हुआ? ये देखो, क्या ये चेंज हुआ? हाँ बिल्कुल चेंज हुआ। इसका IUPAC नेम भी चेंज हो गया। IUPAC नेम चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से आएगा, यहाँ पर था 1 पे, यहाँ सेकंड पोजीशन पे आ गया। हाँ, और उसके अलावा ये कंपाउंड भी चेंज हो गया। अब ये दूसरा कंपाउंड होगा जब नेमिंग अलग हो रही है।
तो सिर्फ हमारा फंक्शन को इंटरचेंज करने से, उसकी पोजीशन इंटरचेंज करने से जो नया कंपाउंड बनता है उसी को हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर देखो बेसिकली Cl था, फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो यही हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ऑर्थो एक्साइलिन, क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ऑर्थो पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है तो उसको कहते हैं ऑर्थो एक्साइलिन, ठीक है। और अगर ये मेटा पोजीशन पे आ जाए तो मेटा एक्साइलिन। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, वो एक्साइलिन कब? ऑर्थो के लिए, ऑर्थो पोजीशन पे होगा जब मिथाइल ग्रुप, तो हम इस वाले ग्रुप को बोल देंगे ऑर्थो एक्साइलिन, ठीक है। और अगर मिथाइल ग्रुप मेटा पे होगा तो एम एक्साइलिन, पैरा पे होगा तो पैरा एक्साइलिन। और ये सब पोजिशनल ग्रुप, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ही चेंज कर दिया है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म हमने कर लिया, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमने कर लिया, फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है? यहाँ पर हम फंक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, उसको हमने कीटोन में कर दिया, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, कीटोन को अल्कोहल में कर दिया, तो ये सब रहेगा। मेटामेरिज्म, इसको अभी हम और डिटेल में अभी देखने वाले हैं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। मेटामेरिज्म होता है यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो एल्किल ग्रुप अटैच होगा कीटोन ग्रुप से या अमाइड ग्रुप जो भी ये दिखाते हैं, उससे जो कहते हैं एल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हमेशा चेंज होगा, वहां पर मेटामेरिज्म शो होता है। ये भी हम अच्छे से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। टोटोमेरिज्म क्या होता है? डिफरेंट पोजीशन पे, यानी कि कीटो को हम इनॉल में चेंज करते हैं, वहां अल्फा हाइड्रोजन हमें चेक करना होता है। तो ये सब भी अभी हम देखने वाले हैं। अब आते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे। उस वाली टेबल में रिंग चेन आइसोमर नहीं था, इसलिए हम पहले इसी को देखते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका क्या होता है? एक होती है ओपन चेन, CH3 CH2 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 CH3, ये हो गई आपकी ओपन चेन। और अगर हम उसको चेंज कर दें, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक होता है आपकी ओपन चेन, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से है। सपोज कीजिए इसको मैं चेंज कर दूंगा अगर, तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? इसका क्या फॉर्मूला होगा? पहले तो ये तो एल्कीन है ना, 1 2 3 4 5 C5, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने बच्चे? 3 2 5 5 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 नहीं होने चाहिए, 12 होने चाहिए। 3 4 5 7 3 10, 10, ठीक है। C5H10, ठीक है, C5H10 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर चेंज करना चाहूं साइक्लिक ग्रुप में तो कैसे करूंगा? पेंटेन बनानी होगी मुझे। अब देखो यहां पर भी CH2 है, CH2 है ना, दो ऐसे बॉन्ड हो गए, H2 हो गए, यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है, समझने के लिए, यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है, ठीक है। कितना हो गया? C5H10 हो गया, C5H10 हो गया। लेकिन क्या हुआ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये तो हमारा था पेंटीन, पेन टू इन, लेकिन यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ तो रिंग है ही नहीं, ये तो क्लोज्ड है, ये साइक्लिक प्रोडक्ट है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक कंपाउंड। कल हम पढ़ भी रहे थे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो ये साइक्लिक है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटेन तो यह है, साइक्लोपेंटेन है, लेकिन क्या है? साइक्लोपेंटेन। तो यही हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास है C4H6, या फिर कुछ और भी ले लीजिए, C4H6 है, ठीक है, या C4H8 है। आप किसी का भी एग्जांपल लीजिए और उसका बनाने लग जाइए, ठीक है। ये ब्यूटेन में चेंज होगा, ब्यूटेन में, ठीक है। यहाँ पर कितने? 8 कार्बन। अब कितने रहेगा? यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 रहेंगे। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच, यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, हो गया C4H6, C4H6 हो गया ना। C4H8 के लिए क्या बन जाता? सिर्फ सीधे सीधे ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है।
तो इन सबको आप चेंज कर सकते हैं, जिसको आप अभी तक ऐसे लिख रहे थे कार्बन चेन के हिसाब से, उसको आप साइक्लिक कंपाउंड में चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज, रिंग चेन आइसोमर्स। तो यही आपका रिंग चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ए बी एंड सी, ये आपके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं C3H6 के लिए, इन सबको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला तो हमने देख ही लिया है, ब्यूटेन वाला। तो बेसिकली सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कंपाउंड लेना है जो कंपाउंड सिंपल हो। ठीक है, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और इसमें हम उसको चेंज कर देने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड में। इसी को हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आगे चलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हाँ, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म अभी बताया था कि एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज करते हैं, अल्कोहल को किसी और में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें इंटरचेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा आता है पहले अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप आता है। ठीक है, अल्कोहल जिसमें लास्ट में OH ग्रुप आता है, इसको हम IUPAC में क्या लिखते हैं, इसके लिए सफिक्स ओल। ठीक है, और अगर प्रीफिक्स लिखना हो तो हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अल्कोहल ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है ना, C2H5OH। ईथर में चेंज कर दिया, CH3OCH3 ROR, ये ईथर की फॉर्म होती थी, हमने पढ़ी थी कल। ठीक है, हमने इसे किस में चेंज कर दिया, ईथर में। ये भी हमारा कितना है, C2H6O, यहाँ पर भी C2H6O। तो सेम IUPAC नहीं है, लेकिन सेम मॉलिक्यूलर वेट जरूर है, सेम मॉलिक्यूलर वेट जरूर है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या है, अरेंजमेंट में। फंक्शनल को हमने चेंज कर दिया, अरेंज ऐसे किया कि उसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। सेम विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमारा CHO जिसमें आता है। ठीक है, इसके लिए क्या लगाते थे हम, अल लगाते थे सफिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो कीटोन में चेंज कर दिया इसको, CH3COOCH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बहुत तरीके से कर सकते हैं, एसिड्स को एस्टर्स में चेंज कर सकते हैं। एस्टर कौन से होते हैं, RCOOR वाले। ठीक है, या RCOOH की ऐसे भी कर सकते हैं। एसिड्स एंड ईस्टर, ये हमारा था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लास्ट में COOH आता है, क्या आता है, COOH। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाते थे, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हमने चेंज किया ईस्टर में। ठीक है, ईस्टर में चेंज कर दिया। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड हमने CN कल पढ़ा था, नाइट्राइल वाले। ठीक है, इसको हमने कर दिया किसमें, आइसोसाइनाइड, NC। अगर N पहले आ जाए तो आइसोसाइनाइड हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, आप इसको पेपर में देख के गलत मत करना कि CN और NC तो सेम होता है, नहीं, याद रखना है, ये याद रखने वाला है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस ये है कि कंफ्यूजन के लिए रखा जाता है। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ये भी हमने कल पढ़ा था, N डबल बॉन्ड ONO NO2। ठीक है, और ये होता है NO नाइट्राइट। ये सेम एक जैसे हैं, ये याद करने के लिए। ठीक है, दिक्कत इसमें कुछ नहीं होती है, बस कंफ्यूज करने के लिए होता है। मेन जो आता है कीटो इनोल ग्रुप, ये हम आगे पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म में, क्योंकि कीटो इनोल फॉर्म हमें पढ़ना है। कीटो इनोल फॉर्म में कुछ नहीं होता है, एक प्रोटॉन ट्रांसफर करके कीटो को इनोल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, यानी कीटोन से उसको अल्कोहल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनोल फॉर्म वही होती है जिसमें अल्कोहल OH आता है, याद करने के लिए रख सकते हैं। एमाइड एंड ऑक्साइम, एमाइड एंड ऑक्साइम का मतलब क्या होगा कि हम CONH2, एमाइड तो वही होता था, लास्ट में CONH2 आता था। ठीक है, ऑक्साइम कौन सा होता था, जिसमें NOH आता था, तो उसी को चेंज कर दिया। देखो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हमने चेंज कर दिया इसकी हेल्प से NOH में, क्योंकि NH2 हमारे पास था ही। ठीक है, यहाँ पर O को ले गए NOH और H यहाँ ट्रांसफर CH, डबल बॉन्ड बन गया, ये प्रोटॉन ट्रांसफर करके यहाँ पे। ठीक है, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, जिसपे हम आज फोकस करने वाले हैं। तो मेटामेरिज्म ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, तो मेटामेरिज्म होता है जो उसके साथ, मतलब कीटोन ग्रुप के साथ जो भी हमारे एल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, जो भी एल्किल ग्रुप अटैच है उसको हमें चेंज करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ उसको चेंज करना है, और ये ईथर में भी होता है वैसे तो। ठीक है, तो it is same polyvalent functional group but unequal distribution of substituents on ether side of the functional groups. Polyvalent functional group members belong to the some homogeneous class. ठीक है, यहाँ देखिए सिंपल है। ठीक है, ईथर जैसा बना रखा है, ये इसको हम चेंज कर दिया इस टाइप से, ये रहा तो ईथर ही। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो इससे अटैच था यहाँ पर वो था मिथाइल।
इससे अटैच था मिथाइल, हमने यहाँ पर क्या चेंज किया है, इथाइल यहाँ पे अटैच हो गया, मिथाइल से हटके इथाइल आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ भी इथाइल अटैच है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या था, प्रोपाइल, ठीक है, यहाँ पर क्या था, प्रोपाइल। तो इसी को कहते हैं हम मेटामेरिज्म। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये अमाइड में भी दिखाता है, ठीक है, CH3CH2NH, यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पर इथाइल है, अगर मैं इसे प्रोपाइल कर दूं या मिथाइल कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इससे अटैच वाले को या तो एक कम कर दूं मिथाइल ग्रुप या एक बढ़ा दूं, तो क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म। देखो हो गया, ठीक है ना, ये था एन इथाइल इथेनामाइन, वो हो गया एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है। IUPAC नेम हम कल कर चुके हैं, तो इसलिए IUPAC नेम पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दे आर ओनली मेटामर्स नॉट चेन आइसोमर्स, ठीक है, ये याद रखना है कि चेन आइसोमर्स नहीं है ये कि आपने चेन चेंज की, क्योंकि हम एल्किल ग्रुप जो उससे अटैच है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हेक्सानोन वाला भी आप एग्जांपल देखिए, यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच था, यहाँ इथाइल आ गया। तो बेसिकली आपको ऐसे ही देखना है, एल्किल ग्रुप जो उसके साथ अटैच है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन को हम चेंज कर देते हैं अल्कोहल इनॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर कीटो ग्रुप को हम चेंज करेंगे इनॉल में, इसमें ये आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, तो कंडीशन क्या होती है टोटोमेरिज्म के लिए, कि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो लेट मी शो यू अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। सपोज ये है, ठीक है, सपोज ये है हमारे पास। अब आप पूछ रहे हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, तो देखो ये तो हो गया हमारा मेन ग्रुप, ठीक है, और इसके साइड में जो इससे अटैच होगा, जो ग्रुप इससे अटैच होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो होते हैं हमारे अल्फा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, H3 3। कैसे, ये देखो ये ऐसे ही अटैच होगा ना, इसको अगर मैं बड़ा करके देखूं तो ऐसे ही तो होगा ये। तो 3 हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब ये टोटोमेरिज्म तो शो करेगा, सिंपल सी बात है ना, टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब टोटोमेरिज्म में क्या होता है, टोटोमेरिज्म में होता है प्रोटोन ट्रांसफर। प्रोटोन ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि यहाँ से एक जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक जो H है वो वहां की तरफ पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो ये आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, यानी H पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास। तो क्या बना लेगा वो H, देखो कैसे, CH2COH, ठीक है। यहां पर क्या बन गई, इनॉल फॉर्म बन गई, इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। एक सेकंड रबर कहाँ है, इसको थोड़ा और साफ से, यहाँ डबल बॉन्ड भी बनेगा ना, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, इनॉल फॉर्म बन गई, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे मैकेनिज्म सिंपल है, ठीक है ना, वहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जो एक H है अल्फा हाइड्रोजन है वो इस पे अटैक कर देगा, OH बना लेगा, इसी को हम कहते हैं इनॉल फॉर्म। अब ये जो इनॉल फॉर्म बनती है ये कम स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ज्यादातर, लेकिन इनॉल फॉर्म अगर स्टेबल होगी तो कब होगी, या तो उसके पास रेजोनेंस हो, कॉन्जुगेशन हो, ठीक है। अगर रेजोनेंस है तो कीटो इनॉल फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं, या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उन दो केसेस में ही इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोटोमेरिज्म। अब इनॉल कंटेंट, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले को देखो, इस वाले में हमें क्या बताना है कि इसमें हमारा कहाँ कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन शो कर रहा है, तो टोटोमेरिज्म होगा नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां टोटोमेरिज्म होगा, सिंपल।
इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इसका सब्स्टिट्यूएंट अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा, तो हम राइट लगाते चलेंगे जो जो शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो करेगा ही। इस वाले के लिए देखो यहाँ पर होगा, इसके पास सिर्फ एक है लेकिन स्टिल ये शो कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर ना यहाँ कार्बन है ना यहाँ कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन इसको मत समझ लेना, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी जो इससे सब्स्टिट्यूएंट है अल्फा कार्बन, उनके ऊपर अगर हाइड्रोजन है दैट मीन्स कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अदरवाइज उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ नहीं होगा। एग्जाम में देख के इसको लगा मत देना कि अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ, नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या करना है, CHO एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, ये भी तो दिखाएगा, कीटो फॉर्म तो इसके पास है, लेकिन इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ पर ये कार्बन है। अब आप कहोगे कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन भी होगा, नहीं दोस्त, यहाँ आप गलती कर गए। कैसे, ये देखो, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ ना। तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड यहां वाले पे बन रहा है, ठीक है, उसी से कार्बन अटैच है। इसको अगर मैं और थोड़ा सा खुल के दिखाऊं तो ये देखो, कार्बन, ठीक है, इस टाइप से होगा ना, हाँ, ठीक है, इस टाइप से होगा कुछ भी। तो ये वाले जो कार्बन है इस वाले से अटैच है, तो इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है एक ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड ही 4 हो गए, तो हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 हाइड्रोजन। तो वही तो अभी बोल रहे थे कि इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ देखते हैं COCH3। अब ये वाला बड़ा मजेदार है। अब आप कहोगे यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए था, डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी है, लेकिन ये वाला अल्फा कार्बन भी तो है, और ये वाला अल्फा कार्बन है, दैट मीन्स क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये दिखाएगा। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है बच्चों, ये बताओ। देखो यहाँ पर ये एसिड वाला जुड़ा है, एसीटेट वाला जुड़ चुका है ना, एसीटेट वाला इससे अटैच है, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं, फिनाइल ग्रुप होता है ना ये वाला, इसको क्या बोल देंगे, इसके लिए आता है ओन, तो एसीटोफिनोन एक नेम होता है इसका, एसीटोफिनोन, ये याद रखना है आपको। हाँ, ये हो गया है। अब आगे आता है इनोल कंटेंट। अब इनोल कंटेंट क्या होता है, इनोल के बारे में तो हमने अभी बात कर ही ली थी, डिस्कस कर ही लिया था, इनोल क्या होता है, कीटो से इनोल कैसे बनाते हैं और इनोल कब स्टेबलाइज होता है। ठीक है, अब इनोल कंटेंट में हमें यही दिखाया गया है कि इनोल कंटेंट अल्फा नंबर्स ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कीटोन ग्रुप की बात हो रही है। इफ नंबर ऑफ दिस ग्रुप आर इक्वल देन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बेसिकली हम बात कर चुके हैं। ग्रुप OH अटैच टू sp2 कार्बन और डबल बॉन्ड इज लेस स्टेबल और अनस्टेबल। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, ये वाला जो हम इनोल में बनाते हैं OH ग्रुप, अगर ये sp2 कार्बन से अटैच है यानी डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये लेस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो वो चीज हम बात कर चुके हैं कि उसमें अगर रेजोनेंस है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तभी वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है कीटो से, अदरवाइज कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। मोर एक्टिव हाइड्रोजन मोर टेक पार्ट इन टोटोमेरिज्म, वो तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा वो अच्छा टोटोमेरिज्म शो करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, ये आपका मेन पॉइंट है, ये याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डिपेंड्स ऑन दिस। कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, आपसे असर्शन पूछा जाता है कि इनॉल फॉर्म कब ज्यादा स्टेबल होगी, उसमें ये दे दिया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रेजोनेंस है, और कीटो फॉर्म को बहुत बड़ा दिखा दिया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया, ये देखो, ये वाले में देखो कीटो फॉर्म 99% है, इनॉल फॉर्म 1% है, क्योंकि ये उस कार्बन से जुड़े हुए हैं जिस पे डबल बॉन्ड है, उस कार्बन से जुड़े हुए हैं जिस पे डबल बॉन्ड है, और ना ही यहाँ रेजोनेंस है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही हुआ, लेस स्टेबल हो गया ना। अब यहाँ वाले पे आ जाओ, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ जो इस वाले कार्बन से ये अटैच है, ठीक है, इसका हमने इनॉल फॉर्म जब बनाएंगे तो देखो रेजोनेंस की वजह से ये 99% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या होता है, ये देखो डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन हो जाएगा, यहाँ पर जब ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा।
ठीक है, ये देखो यहाँ बना ना, तो इसमें तो रेजोनेंस है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत बहुत भारी चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ है, अगर आप समझना चाहें तो ईजी है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चंस हमने किए नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। अगर आप देखें तो देखो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ से ऑर्थो से ये कहाँ आ गया, पैरा पे आ गया, तो क्या कौन से शो कर रहा है ये, आप बताओ। फंक्शनल आइसोमर होगा ना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, ऑर्थो से पैरा पे, तो फंक्शनल आइसोमर। हाउ मेनी रिंग चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C3H6, तो इसका एक बार देख लेते हैं। C3H6 के लिए ना कितने होंगे, ये होता है हमारा बेसिकली एल्कीन वाला आई, ठीक है, इस टाइप से होगा C3H6 का। ठीक है, ये प्रोपीन होता है हमारा, प्रोपीन का एक तो बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन, एक तो बन जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपीन। ये CS2, ये CS2, ये CS2। ठीक है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ऐसे ही। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन एक ये बन जाएगा। और भी क्या कुछ बन सकता है क्या, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ तो H2 ही रहेगा, तो C3H4 के लिए बनेगा वो, है ना। तो वो चीज़ हमको देखनी है, और कार्बन नंबर हमको 3 ही रखने हैं, 3 से ज़्यादा रखने हैं, तो इसका तो यही बनेगा, फिर 2 ही बन पाएंगे इसके रिंग चेन आइसोमर्स, तो इसमें आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये कितना है, ठीक है, ब्यूटीन है ये आपका। ब्यूटीन को इसमें चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्यूटीन कितना होता है इसका, C4, हर पे 2-2 हाइड्रोजन है ना, 2-2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कितना हो गया H8, C4H8 है ना, और वो वाले में भी C4H8 ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है रिंग चेन आइसोमर्स शो कर रहा है। C4H8 है ना, ये देखो 4 C है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाँ सही है 8, C4H8, तो रिंग चेन आइसोमर्स है। अब ये वाले देखो, ये आप चेक कर लिया करो ऐसे, क्योंकि आपको ये भी देखना है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यानी, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यानी C3H6 और साइक्लोप्रोपेन, ये तो अभी हमने देखा विच टाइप ऑफ आइसोमेर्स है, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 CH2 NH2 और CH3 CH2 NH CH2 है, और फिर इसको चेंज कर दिया। ये तीनों में हम अगर ध्यान से देखें तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं फंक्शन। ठीक है, यहाँ NH2 था, यहाँ NH हुआ, यहाँ NCH3 हुआ, तो तीनों में हमने क्या चेंज करा है, फंक्शन चेंज किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, कैसे 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 कर रहे हैं हम इसको। ये वाला देखो CH3 CH2 COOH CH3 COO CH3 एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, ईथर में चेंज कर दिया। ईथर में चेंज कर दिया तो कौन सा आइसोमर होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया है ना, यहाँ पे COOH था उसको COCH3 कर दिया, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, अब आपके स्ट्रक्चरल खत्म हो चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने चेन आइसोमर्स पढ़े, हमने पोजीशन आइसोमर्स पढ़े, फंक्शनल पढ़े, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, टोटोमेरिज्म। उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 टाइप से हम दिखाते हैं इसको। ENZ कॉन्फ़िगरेशन भी आता है इसमें, आपका सिन एंड NT भी आता है, उसके अलावा आपका सबसे मेन जो है सिस एंड ट्रांस। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें सिस एंड ट्रांस क्या होता है ये समझना होगा, सिस एंड ट्रांस क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पता ही होगा, इसमें डबल बॉन्ड वाले होते हैं ये। ठीक है, C डबल बॉन्ड C इस टाइप से, और फिर इसके पास ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, A B, ऐसे B A या B C जो भी लगा लो आप। ठीक है,
एक सेकंड, तो इसको अब भाई हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ओनली एल्केन्स शो जीआई इन विच ईच sp2 कार्बन्स हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन। ठीक है, सिस एंड ट्रांस की अगर बात करें तो आपका ये शो कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा, यहाँ पर सेम हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो सकते हैं, पर इन दोनों पे सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे हो गया तो ये शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर है, देखो ये सेम हो गए तो आप शो नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिस ट्रांस फेल हो जाता है। हम सिस ट्रांस की ही बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो सिस ट्रांस ये हमारा बेसिकली फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि यहाँ सेम हो सकते हैं, यहाँ सेम नहीं होंगे, यहाँ सेम हो सकते हैं, यहाँ दोनों पे सेम नहीं होंगे, या यहाँ दोनों पे सेम नहीं होंगे। अब सिस ट्रांस क्या है, देखो अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, इसका मतलब ट्रांस सिस, और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, यहाँ बी ले आऊं, यहाँ ए ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे कट रहे हैं ना, ये एक डाइपोल कैंसल का भी निशानी है। अगर दोनों सेम है तो डाइपोल कैंसल भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सिस ट्रांस हो जाता है। और स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो ट्रांस में ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ट्रांस में ज्यादा, लेकिन डाइपोल मोमेंट देखें तो फिर सिस में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं भी होगा तो सिस का ज्यादा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ClH, तो ये सारे ऐसे ही होंगे, हम आगे आगे भी देखेंगे। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है, मैलिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्नेरिक एसिड। ठीक है, फोर्मिक एसिड। और ये आपका बेसिकली ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इजी टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस, ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैंने आपको बताया डाइपोल मोमेंट दिखा रहा था मैं, कैंसिल हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट तो सिस का ज्यादा होगा ना, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सिस का, ट्रांस से। लेकिन स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ट्रांस की, ये याद रख लीजिए, स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा, डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा। अब डाइपोल मोमेंट से ही आपके अगले 3 पॉइंट आ जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका डाइपोल ज्यादा होगा, यानी सिस। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी उसका ज्यादा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा पोलर है, सिस, तो सिस की ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी सिस की, ये तीनों पॉइंट है हमारे सिस के लिए। किसके लिए, सिस के लिए, सिस ज्यादा होगा इसमें। अब आगे के दो किसके लिए, ट्रांस के लिए। सबसे पहले स्टेबिलिटी है, मैंने अभी बताया स्टेबल ज्यादा ट्रांस होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस। और फोर्थ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा हो जाएगा, ट्रांस का ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा, ड्यू टू क्रिस्टलन लेटिस की जगह, लेटिस की वजह से। ठीक है ना, और ये ट्रांस जो होंगे हमारे सिमेट्रिक होते हैं सिस से ज्यादा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने देख भी लिया था उसको, सिमेट्री बन रही थी ना ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 COOH। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सेम चल रहा है। ट्रांस के केस में क्या है, यहाँ से और यहाँ से, तो कैंसिल आउट हो गया 0, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, 0। ये चीज मैंने अभी बता भी दी थी थोड़ी देर पहले, यहाँ डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट इज E एंड Z आइसोमेर्स। अब E एंड Z तब यूज होता है जब हमारा सिस एंड ट्रांस फेल हो जाता है। जब भी हमारा सिस एंड ट्रांस फेल हो जाता है तो हम क्या लेते हैं, E एंड Z लेते हैं। अब E एंड Z का काम क्या है, E एंड Z कहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है BR अलग है, I अलग है, F अलग है, CL अलग है। अब यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, जो भी हायर प्रायोरिटी वाला एटॉमिक नंबर होगा या एटॉमिक वेट होगा हम उसको पहले देंगे प्रायोरिटी। इस वाले में देखो, पहले इस वाले में चेक करेंगे, कार्बन के इस साइड वाले में, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, दोनों में अलग अलग चेक कर लेंगे। इसमें हम नंबरिंग देंगे 1 2। तो ब्रोमीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है आयोडीन का होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसको 1 कह दिया, मैंने इसको 1 कह दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर 2 लिख दो, या मत लिखो, सिर्फ 1 वाला लिखो। क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का, इसको 1 इसको 2। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पर भी हायर प्रायोरिटी वाले होंगे 1 1 सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, Z यानी ज़ूसमैन। ठीक है, ये उन्होंने नाम दिया एंटीजेजेन और ज़ूसमैन ने। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा Z। अगर अलग होता, ऑपोजिट होता, तो वो E होता है। सिस ट्रांस जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बेसिकली सेम है तो Z।
हायर प्रायोरिटी वाले सेम सेम Z। अब इस वाले में देखो N और C में किसको देंगे, फर्स्ट वाला देखना है अभी। अगर फर्स्ट वाले सेम हो जाएंगे तो हम उसके बाद वाले को देखते हैं। पहले इसमें देखो कौन ज्यादा है, 1, इसको देंगे N को, N का ज्यादा होता है ना, कार्बन के बाद आता है ना ऐसे पीरियोडिक टेबल में। वही Cl और C में देखो किसको दोगे, जाहिर सी बात है Cl को दोगे। इसको मत देखो, इससे बहुत सारे Cl अटैच है। अभी पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे, तो फर्स्ट वाले के हिसाब से Cl। अब ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो E हो जाएगा, ऐसे आएगा तो सेम रहेगा तो Z, ऐसे रहेगा तो E रहेगा। सेकंड रूल कहता है व्हेन द एटॉमिक नंबर विल बी सेम प्रायोरिटी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है तो हम प्रायोरिटी असाइन कर देंगे एटॉमिक वेट के हिसाब से, क्योंकि कई बार आइसोटोप्स भी आते हैं तो हम एटॉमिक वेट देखते हैं। ऐसे हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम होता है, टाइटेनियम होता है, ट्राइटेरियम होता है, ठीक है, 3, 2, 1 ऐसे होता है ना, इसका 2 होता है एटॉमिक वेट, तो इसको प्रायोरिटी दे देंगे यहाँ पे NHCS3 CH2, इसमें यहाँ देंगे, ई फॉर्म बन गई ना, ई फॉर्म। ठीक है, when both atomic number and atomic weight are same then priority will be decided by the next joining atom। अभी मैंने बताया था ना कि आप इसको मत देखो, अगर हाँ यहाँ पर भी C होता और फिर Cl होता तो हम इस वाले को प्रायोरिटी दे देते, क्योंकि यहाँ 3 Cl अटैच थे। तो अब हम वही करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH3, अब देखो कार्बन कार्बन सेम हो गया, कार्बन कार्बन सेम हो गया, तो अब हम किसको प्रायोरिटी दें, आप कंफ्यूज हो गए किसको दें, इसको 1 कहूँ या इसको 1 कहूँ। तो अब हम देखते हैं कि उसके साथ क्या अटैच है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसको देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कुछ नहीं आ रहा, हाइड्रोजन को तो हटा ही दो आप, वो तो कार्बन से लिंक्ड है। यहाँ पर एक ग्रुप है तो ये 1। ठीक है, यहाँ वाले में देखो तो दोनों बराबरी तो है, C इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी 2 जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इस वाले को देंगे। ठीक है, ये वाले को प्रायोरिटी देंगे, आइसो वाले को। ठीक है, तो ये 1 ई फॉर्म हो गई। ठीक है ना, सिंपल चेन से ई फॉर्म, ये हमारा EZ होता है। अब आता है सिन एंटी आइसोमर्स। सिन और एंटी क्या होता है, ठीक है, तो सिन एंटी ऑक्साइम्स के लिए होते हैं। सबसे पहली बात, एक्साइम्स क्या होते हैं, जो आपके NOH होते हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ऑक्साइम्स एंड एजो कंपाउंड्स। ऑक्साइम्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हैव ऑल द नेसेसरी कंडीशन फॉर geometrical isomerism, restored rotation, they can be represented by general formula of this। तो इसको एक बार आप पढ़ें और देखें। ठीक है, ऑक्साइम आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्साइम ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये भी एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है। इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है, अगर H और OH सेम पार्ट है, सेम साइड है H और OH, अगर हमारा एक ही साइड में है तो क्या हो जाएगी, वो सिन फॉर्म होगी। और अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगी, डिफरेंट है तो एंटी हो जाएगी। सिंपल, सिन और एंटी 2 ही तो फॉर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लोन पेयर होता है। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये याद रखिए। व्हेन OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम इज सेम साइड देन इट इज सिन फॉर्म, अदरवाइज एंटी फॉर्म। अगर सेम फॉर्म है, यही जो मैंने अभी बताया वही यहाँ लिखा है कि अगर ये सेम साइड है तो सिन, नहीं है तो OH, नहीं है तो एंटी फॉर्म। और क्या है, तो ये तो सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है। इसमें से क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे, लेकिन आपको पढ़ाना था तो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पोलिन्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर हमारा सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसको राइट मार्क कर लीजिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जिसमें सिमेट्री ना हो, जिसमें सिमेट्री ना हो बीच में से, या कहीं से भी सिमेट्री ना हो, तो क्या होता है, 2 की पावर n। तो हम लेते हैं 2 की पावर n। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं आपको, जैसे नहीं, जैसे ये लिखा है, क्या यहाँ सिमेट्री है, यहां से भी कोई सिमेट्री नहीं है, सेम नहीं हो रहा, यहां से भी कोई सिमेट्री नहीं है, यहां से भी कोई सिमेट्री नहीं है, यहां से भी कोई सिमेट्री नहीं है। इसी को हम बोलते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, जिसमें सिमेट्री हो ही ना, उसके लिए 2 की पावर n हो जाता है। 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। आगे हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे तो कायरल कार्बन पढ़ेंगे, वहां n हम यूज करते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन के लिए। कायरल कार्बन कहाँ, जहां पर चारों ग्रुप्स जो जुड़े हों वो अलग अलग हो। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए लेने वाले हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, ये वाला हमको दिया है एक एग्जाम्पल।
तो यहाँ पर भी देखो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 2 है, ठीक है। और सिमेट्री यहाँ होने ही नहीं वाली क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, दोनों का अलग बन जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्री भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2 यानी कि 4। बस इतना ही आपको करना था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन इफ R1 R2 इज इक्वल, अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, सेम हो गया मतलब क्या होगा, सिमेट्री आ गई। ये देखो यहाँ सिमेट्री है ना, यहाँ से काटो ये सेम, यहाँ से काटो यहाँ सेम, मतलब बीच में से काट दो तो पूरा सेम ही आ रहा है ना। तो सिमेट्री है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, 2 की पावर n-1 और 2 और ये p क्या होता है n/2, n/2 को इसके लिए इवन के लिए, अगर n इवन है, और p इक्वल्स टू n+1/2 कर देते हैं हम ऑड के लिए, अगर ऑड हो तो, ठीक है ना। ये आप याद रखें, अगर ऑड है तो n+1/2, इवन है तो n/2 कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन इसमें शो करने वाला है, CH3CHO करेगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड ही नहीं है तो ये कैसे करेगा, कर ही नहीं पाएगा। ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, इससे पहले मैं बता दूं C2H5Br भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड बनने की संभावना कहाँ पर है, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा और वहाँ से मतलब अटैच हो पाएंगे वहीं पर हम बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो अगर हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच करने हैं तो ऐसे करेंगे सिस, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऐसे होना चाहिए हमारे पास। उसके लिए हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए 2, तो ये होना चाहिए C2H2COOH का होल ट्वाइस, या फिर CH का होल ट्वाइस COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना कैसे लिखा, तो क्या हो जाएगा CH2 का होल ट्वाइस, नहीं हमें तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही चाहिए ना, 2 ही हाइड्रोजन चाहिए ना, तो CH का होल ट्वाइस COOH का होल ट्वाइस। ये सिंपल था इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको चेक करना है। ये ट्रिक भी थी चेक करने के लिए, इजी ट्रिक, जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस ना हो तो क्या करना है, सिर्फ ट्रिक ही लगानी है और क्या करना है। सेकंड, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस, अब इसके हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करने हैं कितने होंगे। तो पहली बात तो हम देख लें कि क्या इसमें कोई सिमेट्री, अगर सिमेट्री है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH Cl, Cl आ गया, दैट मीन सिमेट्री हो ही नहीं सकती, एक तरफ Cl है तो सिमेट्री कैसे होगी, होगी नहीं। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है बस ये देख लेंगे और 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 2 3, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 हो गया ना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 8, कंप्लीट। समझ आ गया, कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर कुछ, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में कौन से ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनने के लिए हम C4 और C6 वाले में देखते हैं, पहले हम सारे बना लेते हैं, ठीक है, चेक करें एक एक को, उससे बेटर है कि हम देख लें। तो कुछ इस टाइप से होना चाहिए ना, ये सिस फॉर्म हो जाती है फिर इसकी ट्रांसफॉर्म चेंज कर देते हैं हम, तो इस टाइप से होना चाहिए कुछ। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा हमारा C4H, H कितने हो गए 3 और 3 6 6 और 2 8, इतना ही हो गया ना, C4H8। तो जो C4H8 है वो शो करेगा। अब इसमें और थोड़ा चेंज कर देते हैं, 6 वाले अगर देखने हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, ये तो सेम नहीं हो पाएगा, फिर तो नहीं हो पाएगा ना, ये करने के लिए ये नहीं होना चाहिए। 6 वाले में ये हो सकता था CH2 CH3 इस टाइप से, ठीक है, ये CH2 यहाँ CH3 हो, ये हो सकता था। तो उसके लिए कितना होता हमारे पास C6H कितना 8 बढ़ जाता है यहाँ पे 14, C6H14 कुछ ऐसा या 12, वो भी शो कर सकते थे अगर हम चेंज करते, मतलब इस टाइप से होना चाहिए था। लेकिन C4H8 तो कर ही रहा है और वो ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है।
Which of the following alkenes can show EZ isomerism due to having two different substituents attached to each carbon of the double bond? तो कौन शो करेगा? इथिन, इथिन तो कर ही नहीं पाएगा EZ फॉर्म। ये लो क्या होता है इसमें, सिर्फ CH2 दोनों बराबर हो जाएगा, ये कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा शो। ठीक है, हम किस में कंपैरिजन करेंगे? सब तो सेम ही होगा। HH देखो ऐसे हो गया ना, C डबल बॉन्ड C H। सेम विद ब्यूटीन, सॉरी ब्यूटीन का तो अलग होगा। ब्यूटीन में यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, तो इसमें तो बेसिकली हमारा वही लग जाएगा ना, एक्सिस ट्रांस। तो EZ की क्या जरूरत है? इसमें पूछा विच ऑफ द एल्केन्स कैन शो EZ आइसोमेरिज्म ड्यू टू हैविंग दीज सब्स्टिट्यूएंट्स। अब चेक कर लेते हैं हम कौन सा। ब्यूटीन हो गया 2 ब्यूटीन, ये भी तो 2 ब्यूटीन ही था, ये भी 2 ब्यूटीन था। ठीक है, अगर ब्यूटीन ही हो सिर्फ, एक सेकंड इसको रेज कर देते हैं पहले। अगर सिर्फ ब्यूटीन हो तो वो तो 1 पे होगा ना ब्यूटीन, मतलब ऐसे होगा ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे होगा ना वो। तो फिर तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ पर होगा, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन आ गए इस तरफ H। ठीक है, और ये पूरा जो ग्रुप अटैच होगा वो होगा इसके साथ, यानी कि CH2 CH3 ये सारा। तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कर पाएगा। ये सेम होगा ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वहाँ पे। तो किस में नंबरिंग करते हैं? तो ब्यूटीन का भी नहीं हो पाया। 2 ब्यूटीन का हो सकता है। प्रोपीन का एक बार देख लेते हैं, अगर प्रोपीन में नहीं है तो फिर यही हो जाएगा, एलिमिनेट ही कर दिया हमने ऑप्शन। एक बार प्रोपीन का भी देख लेते हैं। तो प्रोपीन, मैं ऐसे इसको सिंपली लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी एक तरफ तो हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, 2 ब्यूटीन वाला। तो यहाँ से हम इसको लगा देंगे 2 ब्यूटीन। वैसे भी वो थोड़ा सा कर रहा था, हम चेक कर रहे थे जब। ये देखो ऐसे होता है ना, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, तो एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH3 है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरफ से इसके साथ कार्बन वाले जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कर सकता है। तो 2 ब्यूटीन में होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो कल से हम करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, एंड प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट दिस वीडियो।